वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2008 में रिलीज हुई एक सुपर फील गुड मूवी। और इसका इंट्रो मैं देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ही लाजवाब किस्म की मूवी है, जरा भी आपका इंटरेस्ट खराब नहीं होगा। तो मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत में अपनी छोटी सी हीरोइन किट को दिखाते हैं, जिसने न्यूज़पेपर में छपे किसी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और एक रिपोर्ट भी बनाई, और उसको लेकर वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में देने के लिए जा रही है। रास्ते में उसके पापा का ऑफिस भी होता है, तो वो पापा से कहती, पापा मैंने एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे मैं पब्लिश करवाने के लिए जा रही हूँ। इस पर पापा हंसते नहीं बल्कि उसको खूब एनकरेज करते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी कितनी टैलेंटेड है, और बेटा तुम जरूर एक दिन बहुत ही बड़ी रिपोर्टर बनोगी, ऑल द बेस्ट। ओके पापा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके। इस तरह वो वाकई में एक बहुत ही बिजी न्यूज रिपोर्टर की तरह कहकर निकल जाती है और सीधे पहुंच जाती है एक न्यूज एजेंसी में। वहां जाकर वो बहुत ही कैजुअली कहती है कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इसे अपने एडिटर को दे दीजिए और कहिए कि जल्द से जल्द पब्लिश करें। इस पर एडिटर का सेक्रेटरी हंसता है कि चुटकी, ये कोई स्कूल का असाइनमेंट नहीं है जो तुम दोगे और हम पब्लिश कर देंगे। देखिए अंकल, मजाक मत उड़ाइए, ये स्कूल असाइनमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट है। 2 दिन पहले जो घटना हुई उसमें शामिल लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया और उसी की रिपोर्ट है ये। दरअसल दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बल्कि किट तो कई बार इस न्यूज ऑफिस में आकर इस आदमी का सर खा चुकी है कि मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाओ। इसलिए वो किट को बखूबी जानता भी है, और इस बार उससे जान छुड़ाने के लिए वो कह देता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं एडिटर से बात करके ये पब्लिश करवाता हूँ। तो वो कहती है आप हर बार ये कहते हो लेकिन पब्लिश नहीं करवाते, इस बार तो मैं अपना आर्टिकल छपते हुए देख कर ही घर जाऊंगी। तब अंदर एडिटर फोन पे किसी पे चिल्ला रहा होता है, तो सेक्रेटरी कहता है कि देखा आज एडिटर काफी गुस्सा है, गर्म है, अगर इस वक्त तुम उनसे मिलने गई तो कच्चा चबा जाएंगे वो, जब वो जरा ठंडे हो जाएंगे ना तो उनसे बात करके मैं छपवा दूंगा। इस पर किट मान जाती है और कहती है कि जरूर पब्लिश करवा देना अंकल। हाँ कहकर वो चली जाती है और जाकर अपने फ्रेंड्स को बताती कि पता है इस बार मुझे पक्का यकीन है कि मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तब सामने से 2 लड़के आते हैं, अब गंदे कपड़े, फटे हुए शूज। उनके हुलिये से इन लड़कियों को पता चल जाता है कि ये दोनों काफी गरीब है। बड़ा लड़का कहता है मेरा नाम विल है और ये मेरा दोस्त काउंटी है, हम दोनों बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं अपना, हमारे पास रहने को घर तक नहीं है, प्लीज अगर तुम्हारे घर में कोई काम हो तो बताओ, हमें नौकरी की सख्त जरूरत है, हमें बस 2 वक्त का खाना चाहिए, पैसे ना मिले तो वो भी चलेगा। वैसे किट के बारे में बताना हो तो वो जितनी छोटी है उसका दिल उतना ही बड़ा है दोस्तों, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। इन दोनों को देखते वो समझ जाती है कि इनको मदद की सख्त जरूरत है, और वो आगे पीछे कुछ नहीं सोचती और तुरंत उनको अपने घर लेकर आ जाती है। वो अपनी माँ से बात करना चाहती है, लेकिन वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें बैठकर तरह तरह के डिशेस मुंह में ठूस रही होती है, लगता है कोई पार्टी चल रही है। किट अपनी माँ से कहती है कि माँ ये विल है और ये उसका दोस्त काउंटी, इनको काम चाहिए, आप प्लीज को इंतजाम कर दीजिए इनके लिए। इस तरह उनको माँ के पास छोड़कर वो चली जाती है। किट दिल की जितनी साफ और अच्छी है ना, उसकी माँ मार्गरेट उतनी ही अच्छी और भली औरत है। वो अमीर घर को बिलोंग करती है लेकिन किसी को अपने से कम नहीं समझती। वो पूछती है तुम लोग काम क्या जानते हो बताओ। विल कहता है कि हम गार्डनिंग और फर्नीचर रिपेयर करने का काम कर सकते हैं, और कोई भी काम हो तो वो भी करने को तैयार है, बस हमें 2 वक्त का खाना दे दीजिए। काउंटी वहाँ रखे डिशेस को जिस तरह ताक रहा होता है उससे साफ जाहिर होता है कि ये दोनों बेचारे बहुत भूखे हैं, न जाने कितने दिनों से खाना नहीं खाया इन्होंने। मार्गरेट भी इस बात को नोटिस कर लेती है और कहती है बेटा काम बाद में करना, एक काम करो पहले कुछ खा लो, कहकर वो इनको खाना ला कर देती है, जिसे काउंटी लेने भी लगता है। लेकिन विल कहता है कि हम बिना काम के कुछ नहीं खाएंगे, मुफ्त की रोटी तोड़ना गलत बात है, आप पहले काम बताइए, हम बाद में खा लेंगे। उसकी बात से उसकी नियत साफ छलकती है दोस्तों, और मार्गरेट को विल बहुत ही पसंद आ जाता है। वो कहती है कि ठीक है बेटा काम तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन इसे एडवांस समझ लो, पेट भर खाओ और कल से काम शुरू कर लेना। तब जाकर दोनों खाना खा लेते हैं और कहते हैं थैंक यू, हम कल काम पे आ रहे हैं। दोनों निकल भी जाते हैं कहकर। और जब मार्गरेट की एक दोस्त कहती है कि इस तरह के लोगों को ना घर में अलाउ नहीं करना चाहिए, देखो कितने गंदे कपड़े पहन के रखे हुए उन्होंने, एक बार खाना दोगी तो बार बार जलाएंगे मुंह उठा के। मार्गरेट कहती है हमारे बच्चों की तरह वो भी तो बच्चे ही है ना, हमारी तरह उनके भी पेरेंट्स होंगे, इन्हें भूखा प्यासा देखकर उन पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा, ऐसे में उनको भगाने के बजाय अगर 2 वक्त का खाना हम दे दें तो इसमें हमारा जाएगा ही क्या बताओ, वो भी भगवान ही के तो बच्चे हैं। यहाँ से किट के घर के पास एक पेड़ है दोस्तों, जिस पर एक छोटा सा ट्री हाउस बना हुआ है, यही है अपनी जासूस रिपोर्टर किट का ऑफिस। अंदर उसने अपने केसेस की डिटेल्स और फोटो लगा के रखी होती है। उसकी एक टीम भी है जिसमें उसकी 2 फ्रेंड शामिल है, और आज तो एक नई मेंबर ने भी इस टीम को ज्वाइन किया है। लेकिन ये देखिए इस टीम को ज्वाइन करने से पहले उसे पानी से भरे एक बॉल में हाथ डालकर शपथ भी लेना होता है। इतने में बाहर कोई आवाज सुनकर वो बाहर झांकती है तो पता चलता है कि पड़ोस में घर जब्त हो रहा है, क्योंकि वो बैंक से लिया वो अपना कर्ज लौटा नहीं पाए थे, और वो किसी और का नहीं, ये बच्ची जिसने बाइनोकुलर पकड़ के रखा हुआ है और उसके पीछे जो बड़ी लड़की खड़ी है, इन दोनों का ही घर है। बड़ी लड़की का नाम है बेला और छोटी का है बाबरा। इनके पापा की नौकरी चली गई थी, जिस वजह से वो मुर्गियां पालकर मुर्गियां अंडे वगैरह बेचकर ही गुजारा कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत उधार भी लेना पड़ गया था जिसे वो लौटा नहीं पाए, और इसीलिए उनका घर जब्त हो रहा है। ये सब देखकर बाबरा इस टीम की दूसरी लड़की जिसका नाम रूथी है उससे कहती है कि तुम्हारे पापा उस बैंक के ओनर है जो हमारा घर जब्त कर रहे हैं, पता है क्या तुम उनसे बात करके हमारा घर हमें वापस करवाने को नहीं कह सकती, अगर हमें ये घर छोड़ना पड़ा तो हम इस टीम में कैसे काम कर पाएंगी। लेकिन तब बेला रूथी पर गुस्सा होकर अपनी बहन बाबरा को लेकर चली जाती है। रूथी को बहुत ही बुरा लग जाता है, उनके घर का सामान वगैरह बाहर फेंक दिया जाता है
बेला और बाबरा की माँ उनसे काफी विनती करती है और मोहलत मांगती है कि कुछ और टाइम दे दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मार्गरेट जाकर उन्हें हिम्मत देती है। वैसे यहाँ के लोग बाकी लोगों के मुकाबले जरा अमीर तो हैं, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति जिस दिशा में जा रही है, सबके मन में डर है कि हमारी भी नौकरी जा सकती है और हमारे बिजनेसेस भी ठप पड़ सकते हैं। हमें भी ऐसी नौबत देखनी पड़ सकती है। कई लोग उधार तले दबे हुए हैं और उधार ना चुका पाने की वजह से यहाँ के कई घर एक के बाद एक करके जब्त हो रहे हैं। किट भी बहुत दुखी होती है। वो अपने पापा से कहती है, मेरी फ्रेंड्स बेला और बाबरा का घर जब्त हो गया है और वो यहाँ से चले जाएंगे। अब पता नहीं वो कहाँ रहेंगे। उसके पापा भी काफी परेशान दिखते हैं, लेकिन बेटी को दिलासा देते हैं कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। स्कूल में भी टीचर बाबरा और बेला के बारे में पूछते हैं तो किट उनको बताती है वो घर खाली करके कहीं और चले गए, पता नहीं अब वो स्कूल आएंगे भी या नहीं। और तब क्लास में एक लड़का जिसका नाम रिचर्ड है, वो काफी अकड़ू भी है। वो कहता है कि सर ये झूठ बोल रही है, वो घर खाली करके नहीं गए, उनका घर जब्त हो गया बल्कि, और पता नहीं अब किस सड़क पर बैठे बैठे भीख मांग रहे होंगे। किट को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर उनके बारे में आइंदा अपना मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। टीचर भी रिचर्ड को चुप करा देते हैं और कहते हैं कि जो परिवार इस तरह की मुसीबत में है, हम उनकी मदद के लिए फ्री फूड अरेंज करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की घर की हालात अच्छी है तो उन परिवारों के लिए फूड लाकर दे सकते हैं आप लोग। तो रिचर्ड कहता है कि सर घर में बचा हुआ खाना तो हम होबोस को दे देते हैं, वो लोग हमारा खाना खाकर हम ही को लूट लेते हैं। असल में होबोस माइग्रेंट वर्कर्स को कहते हैं, जो जहाँ काम मिला वहाँ रहने लगते हैं और जब वहाँ काम नहीं रहता तो कहीं और जाकर काम करते हैं। मतलब वो एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते। सर को भी और गुस्सा आ जाता है कि किसी के बारे में बिना कुछ जाने ऐसा बोलना गलत है। वैसे तुम ज्यादा बोलते हो ना, इसलिए आज का असाइनमेंट तुम 100 बार लिख कर लेकर आना, वरना क्लास में घुसने नहीं दूंगा, समझे। बाकी बच्चे भी अब रिचर्ड पर हंसते हैं कि ले बढ़िया हुआ। स्कूल के बाद किट माँ के साथ मार्केट चल रही होती है और तब एक डॉग दिखता है जिसके गले में एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, इसे देने के लिए हमारे पास खाना नहीं है, अगर कोई इसे घर ले जाकर पालना चाहता है तो लेकर जा सकता है। तो किट उस डॉग को घर लेकर जाने की सोचती है, लेकिन मार्गरेट मना कर देती है क्योंकि असल में इनके घर की हालात भी उतनी ठीक नहीं है, पैसों की तंगी चल रही है। लेकिन वो किट की बात टाल भी तो नहीं पाती और मान जाती है। तब एक आदमी किसी का पर्स मारकर भाग रहा होता है। किट उसका चेहरा देख नहीं पाती और उसके हाथ पर एक टैटू होता है जिसे वो देख लेती है। पर्स का ओनर भी उसे पकड़ नहीं पाता। तो अपनी किट तो क्राइम रिपोर्टर है, वो तुरंत पेपर पेन निकालकर उससे पूछती है कि सर उस चोर का हुलिया बताइए, दिखने में कैसा था वो और आपके पर्स का रंग क्या है। वो भी उसके सवालों का जवाब देता है, साथ ही ये भी कहता है कि वो जरूर एक होबो होगा, मैं जानता हूँ वही लोग इस इलाके में ऐसी चोरियां कर रहे हैं। वैसे होबो लोग मेहनती है और काम के लिए जगह जगह घूमते हैं, लेकिन लोगों के बीच और खासकर अमीर लोगों के बीच ऐसी धारणा है कि वो लोग चोर हैं, जगह जगह चोरी करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं फिर चोरी करके। सच ये है कि इस इलाके के अमीर लोग गरीबों को अपने पास भटकने तक नहीं देना चाहते और उन मेहनती होबोस को चोर उचक्का बताकर उन्हें हमेशा शक की नजर से देखने के आदी हो चुके हैं अमीर। खैर किट और मार्गरेट घर पर आती है तो वहाँ इनका एक रिश्तेदार आया होता है जिसे किट अंकल हेनरी कहती है। वो मार्गरेट के परिवार को अपने से काफी नीचा मानता है और हमेशा उन्हें इस बात का ताना मारना शुरू कर देता है। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ कर रहा होता है कि खुद तुम्हारे पास खाने को खाना कम है और तुम लोग इस कुत्ते को पालोगे कैसे, इसे भी भूखे मरवाने का इरादा है क्या। लेकिन किट चुप नहीं रहती, लेकिन उल्टा जवाब उसको देकर बोलती बंद कर देती है उसकी। पर वो भी कह देता है, अगर कोई मदद चाहिए हो तो बता दो, मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन अब किट और मार्गरेट तो अपने मन में सोचती हैं कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, यही सबसे बड़ी मदद होगी। वो भी बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ वो विल और काउंटी को देखता है और उनके लिए भी काफी इंसल्टिंग बातें कहकर निकल जाता है। उन दोनों को बेचारों को बड़ा बुरा लग जाता है कि कैसा है ये आदमी। अगले सीन में किट अपने स्कूल की तरफ से दूसरे बच्चों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों में खाना बांट रही होती है, लेकिन तब उन लोगों के बीच वो अपने पापा को देखती है जो खाना मांग कर खा रहे होते हैं। किट तो चौंक जाती है कि पापा काम पर जाने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं। पापा को भी बहुत ही बुरा लग जाता है कि बेटी ने उनको इस तरह देख लिया। किट भी काफी उदास होती है और सोच में पड़ जाती है, क्या हमारे पास भी खाना नहीं है, क्या हमें भी बेला के परिवार की तरह मुर्गियां और अंडे बेचकर गुजारा करना पड़ेगा, क्या हमारा भी घर जब्त हो जाएगा। पापा भी घर पर आते हैं, लेकिन आज वो अपनी कार में नहीं आते बल्कि पैदल चलकर आते हैं। वो मार्गरेट से कहते हैं कि मैंने कई जगह ट्राई कर लिया है, कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। मार्गरेट उनको भी हिम्मत दे रही होती है। ये सब कुछ किट ऊपर अपने ट्री हाउस से देख रही होती है। फिर पापा किट को बताते हैं वो कार डीलरशिप का काम करते थे और उन्हें काफी अच्छी आमदनी मिल रही थी, लेकिन फिलहाल देश की आर्थिक स्थिति इतनी गिर चुकी है कि बैंक ने उनकी डीलरशिप कैंसिल कर दी, जिस वजह से उनकी नौकरी चली गई। वो कहते हैं मैंने कई जगह नौकरी ढूंढी लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं मिली किट। मैंने सोचा था कि तुम्हें बताकर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से तुमने मुझे वहां पर खाते देख लिया। किट बेचारी डर जाती है कि क्या बेला की तरह हमारा घर भी छिन जाएगा। तो पापा उसको हिम्मत देते हैं कि फिक्र मत करो बेटी, पापा है ना, वैसी नौबत नहीं आने देंगे। अगले दिन स्कूल में बच्चे किट का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि कल उसके पापा ने गरीब लोगों के साथ मिलकर फ्री खाना खाया था। वैसे जब यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो वो मुर्गियां पालकर उन्हें और उनके अंडे बेचकर गुजारा करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए रिचर्ड किट का मजाक उड़ाता है कि अब तो तुम और तुम्हारे परिवार मुर्गी के अंडे बेचेंगे और मुर्गियों का खाना जिस बोरी में आता है उसी बोरी का ड्रेस बनाकर तुम पहनोगे, देख लेना। तभी किट का एक और फ्रेंड जिसका नाम है स्टर्लिंग, उससे बड़ा गुस्सा आता है और वो रिचर्ड के चेयर पर मुर्गियों के पंख रखकर उसमें गम डाल देता है।
जिससे कि वो रिचर्ड के ट्राउजर पर चिपक जाते हैं और फिर सभी उसे मुर्गी मुर्गी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। घर पर यहाँ पापा कहते हैं कि मैं दूसरे शहर जाकर काम करने वाला हूँ, वरना हमारा गुजारा नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ, जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती, मैंने और तुम्हारी माँ ने इस घर के 4 हिस्से करके हर हिस्सा किसी को भाड़े पे देने का फैसला किया है। जब तक मैं लौट नहीं आता, तुम दोनों को आमदनी मिलती रहेगी। किट दुखी होती है, लेकिन घर के हालात उससे छुपे भी नहीं है, तो वो कहती है आप हर हफ्ते मुझे लेटर भेजना पापा, और हाँ जल्दी लौट आना। ओके बेटा कहकर वो मार्गरेट और किट से विदा लेकर चला जाता है। मार्गरेट और किट को बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस तरह दूसरे शहर जाने वाले लोग न जाने कितने साल के बाद लौटते हैं। फिर घर के 4 हिस्से करके अलग अलग लोगों को भाड़े पे दिया जाता है। एक कमरे में किट का दोस्त स्टर्लिंग, उसकी माँ रहने आते हैं। दूसरे हिस्से में एक कैबरे डांसर आती है। तीसरे में रहने आती है मिस बॉन्ड नाम की एक औरत, जो एक गाड़ी में कई बुक्स लिए मोबाइल लाइब्रेरी चलाती है। चौथे हिस्से में एक मजिशियन आता है। विल और काउंटी हमेशा की तरह घर के काम करते हैं, तो वीकेंड्स में मजिशियन सबको मैजिक दिखाकर खुश कर देता है। दूसरी ओर वो कैबरे डांसर हमेशा अपना डांस प्रैक्टिस करती रहती है। उसके छोटे कपड़े पहनकर डांस करना स्टर्लिंग की माँ को जरा भी अच्छा नहीं लगता। मिस बॉन्ड को वैसे ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, खासकर पार्किंग करना उसके लिए बुरे सपने से कम नहीं होता। हमेशा कहीं ना कहीं ठोकर मार देती है। आज तो वो काफी तेजी से आती है और विल को आवाज देती है कि बेटा हट जा। वो डरकर साइड में जंप कर लेता है और वो इस बार भी दीवार से टकराकर ही गाड़ी स्टॉप करती है। तब विल तो मजाक उड़ाता है कि क्या आप भी कभी ब्रेक मारकर गाड़ी स्टॉप नहीं करती क्या? तो वो विल को एक बुक देती है जो रॉबिन हुड की स्टोरी है, और बताती है रॉबिन हुड अमीरों से लूटकर गरीबों में बांट देता था। अच्छी बुक है, तुम्हें पसंद आएगी। वो काउंटी को भी एक बुक देती है, लेकिन वो कहता है मुझे पढ़ना नहीं आता। तो स्टर्लिंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कहकर वो काउंटी को लेकर जाता है और उसको सिखाने भी लगता है। फिर मार्गरेट विल को अपने पति के शूज देती है, वो भी उनको पहन लेता है। उस शूज से जमीन पर स्टार शेप का निशान बन जाता है और विल को बड़ा पसंद भी आता है वो। फिर रूथी आती है और किट को बताती है कि हम लोग 2 दिन वेकेशन पे जा रहे हैं। किट कहती है ठीक है, तुम एंजॉय करो, तब तक मैंने जो नया आर्टिकल लिखा है उसे पब्लिश करवा दूंगी। 2 दिन के बाद वो अपना आर्टिकल लेकर उसी न्यूज एजेंसी में जाती है और सीधे एडिटर के दरवाजे पर पीटती है। एडिटर गुस्से में दरवाजा खोलता है कि मेरे दरवाजे पे पीटने की जरूरत किसने की? अब दोस्तों वैसे एडिटर एक नंबर का खड़ूस है, हर किसी पर चिल्लाता है, पर ये किट डरने वाली थोड़ी ना है। वो कहती है एडिटर सर, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैंने कई आर्टिकल्स लिखे, मैंने कई बार आपका अपॉइंटमेंट लेने की सोची, लेकिन आपका वो सेक्रेटरी है ना, मुझे आपसे मिलने नहीं देता। पर इस बार मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी, बता रही हूँ, आपको मेरा आर्टिकल अपने पेपर में पब्लिश करवाना ही होगा। इस तरह वो एडिटर को ऑर्डर देने लग जाती है। तो एडिटर को गुस्सा आना ही था, वो किट के मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। तो किट तो और चिल्लाती है कि मेरा छोटा कद मत देखो टकले अंकल, टैलेंट देखो, मैंने ढेरों आर्टिकल्स आपके सेक्रेटरी को दिए थे, उन्हें पढ़िए, तब समझ आएगा आपको कि मैं कितनी काबिल रिपोर्टर हूँ। सेक्रेटरी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एडिटर को आवाज देती है कि सर प्लीज बाहर आ जाइए, वरना अच्छा नहीं होगा, अभी प्यार से कह रही हूँ आपको। तंग आकर एडिटर फिर बाहर आ जाता है। तो किट उसको अपना आर्टिकल देती है और कहती है इसे पढ़िए, अमेरिका की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, उससे लोगों पर कितना बुरा असर पड़ा है। अमीर लोग गरीब हो रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, मर रहे हैं, लोग अपने घर के हिस्से करके भाड़े पे दे रहे हैं। इन सब समस्याओं के बारे में अपने आर्टिकल में मैंने लिखा हुआ है। मैं जब भी यहाँ पर आती थी तो आप अपने केबिन में बैठकर अपने रिपोर्टर्स पर चिल्लाते थे कि ये घिसा पिटा न्यूज मत लाओ, मुझे कुछ नया चाहिए, नया लाओ। वही तो मैं लेकर आई हूँ सर, ये एकदम फ्रेश टॉपिक है। इस पर वो भी आर्टिकल पढ़ता है और वाकई में ये एक फ्रेश खबर है, लेकिन लिखाई उतनी ठीक नहीं होती। फिर भी वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे पब्लिश करवाने की कोशिश करूंगा बेटी, लेकिन फिलहाल हर शब्द के 10 सेंट्स के हिसाब से मैं तुम्हें इस आर्टिकल के $4 दे सकता हूँ। किट पैसे ले लेती है और घर जाकर काफी शो ऑफ करती है कि देखा माँ, मेरी पहली कमाई है ये। मेरा आर्टिकल एडिटर को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे $4 दिए हैं, और देखना मेरा अगला आर्टिकल होगा होबोस के बारे में। मैं दुनिया को बताऊंगी कि जैसा लोग समझते हैं ना, वो चोर चक्के नहीं है, बहुत मेहनती लोग हैं। असल में दोस्तों विल और काउंटी भी होबोस है, यानी जगह जगह जाकर काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर्स है। उनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, लगभग बंजारों की तरह जीते हैं। तो वो विल और काउंटी से पूछती है मुझे होबोस के बारे में और जानना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो किट, रूथी और स्टर्लिंग को होबोस के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब भी होबोस किसी घर में काम करने जाते हैं तो वहाँ कोई ना कोई सिंबल बनाते हैं और हर सिंबल का एक मतलब होता है। अगर वो किसी घर में काम मांगने जाते हैं तो वहाँ के लोग अच्छे हैं या नहीं, इसके हिसाब से वो उस घर में एक सिंबल बनाते हैं। यहाँ भी हर घर में कोई ना कोई सिंबल बना होता है। किट के घर में दोस्तों कैट सिंबल बना होता है। तो विल बताता है जिस घर में कैट बना होता है उसका मतलब होता है कि उस घर के लोग बहुत ही भले इंसान है। रूथी के घर में फिश बोन्स का सिंबल बना होता है, जिसका मतलब यह है घर बहुत ही गंदा है। इस तरह हर सिंबल का अलग अलग मतलब होता है। फिर विल अपनी और काउंटी की दोस्ती के बारे में बताता है। होबोस हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। विल और काउंटी अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं और काम की तलाश करते करते वो एक दूसरे से मिले और फिर इनकी अच्छी दोस्ती हो गई। काउंटी के पेरेंट्स नहीं है, जबकि विल के पेरेंट्स किसी दूसरे शहर में काम करते हैं। फिर वो उनको उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ होबोस के ग्रुप्स टेंट्स में रहते हैं। तो वहाँ इनका परिचय शल्टन नाम के एक आदमी से होता है, जो कि इनके ग्रुप का सरदार है। ये लोग होबोस से काफी घुल मिल जाते हैं और उनसे कुछ देर बात करके सभी घर भी आ जाते हैं।
मार्गरेट बड़े दुख के साथ किट को समझाती कि बेटा, शहर में अभी तक तुम्हारे पापा को कोई नौकरी नहीं मिली है। हमें जो घर का भाड़ा मिल रहा है वो गुजारा करने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए हमें भी मुर्गियां खरीदनी होंगी और अंडे बेचकर ही अपना पेट पालना होगा। किट बहुत दुखी होती है कि क्या दिन आ गए हमारे। कुछ महीने पहले तो ये लोग अमीर थे दोस्तों, इनकी अपनी गाड़ी थी, लेकिन थोड़े समय में सब पासा पलट गया और खाना और पैसा दोनों की कमी होती चली गई। इनको बताओ अंडे बेचने की नौबत आ गई। किट को बुरा तो लगता है लेकिन वो मायूस नहीं होती। वीकेंड पर मैजिशियन अपना मैजिक शो दिखाकर सभी को बड़ा खुश कर देता है। वो मिस बॉन्ड को हवा में उठाकर सभी को हैरान कर देता है। लेकिन जब यहाँ पर सब हंस खेल रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर मार्गरेट घर के बजट वगैरह के हिसाब को कर रही होती है। वो समझ नहीं पाती कि इतने कम पैसों में घर को कैसे चलाएगी, खुद का और अपनी बेटी का ख्याल कैसे करेगी। मैजिशियन और मिस बॉन्ड के लिए खत आए होते हैं जो कि मार्गरेट उनको देती है। किट पूछती है क्या पापा का कोई खत नहीं आया? मार्गरेट कहती नहीं। किट को फिर उदासी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टर्लिंग और उसकी माँ भी उदास होते हैं क्योंकि स्टर्लिंग के पिता भी किसी दूसरे शहर में काम करने गए थे, लेकिन कई महीने हो गए उनका कोई खत नहीं आया। मैजिशियन अपना लेटर पढ़ता है जो उसके कजन ने भेजा था। उसने लिखा होता है कि होबोज ने मुझ पे हमला किया और मेरे पैसे और मेरा कॉस्टली वॉच चुरा लिया। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। तो क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लूं वहाँ? मैजिशियन लेटर पढ़कर सुनाता है और मार्गरेट से पूछता है क्या मैं अपने कजन को कुछ दिन के लिए यहाँ रख लूं अपने साथ? मार्गरेट भी मान जाती है क्योंकि वो अच्छे दिल की है। इनके बीच अब होबोस के बारे में बातें होने लगती हैं कि क्या सच में होबोस बुरे लोग हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा। मिस बॉन्ड भी कहती है हाँ मैंने भी सुना है कि पास के टाउन में होबोस ने कई लोगों को लूटा है। पर मार्गरेट कहती है एक दो होबोस ऐसे हो सकते हैं, पर जो होबोस नहीं भी होते उनमें भी तो चोर उचक्के होते ही हैं, वो लोग भी तो चोरी कर सकते हैं। ऐसे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि सारे होबोस चोर हैं या सारे होबोस बुरे हैं? ये गलत बात है। इन बातों से स्टर्लिंग की माँ जरा घबरा जाती है और मार्गरेट से कहती है कि मेरे पास कुछ गहने हैं, क्या तुम उसे अपने पास सेफ रख सकती हो? मुझे डर है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। इस पर बाकी लोग भी अपनी अपनी कीमती चीजें मार्गरेट को दे देते हैं जिन्हें वो एक बॉक्स में सेफ रख लेती है। फिर केट होबोस के बारे में अपने आर्टिकल लिखकर वही न्यूज एजेंसी में जाती है। पर एडिटर कहता है कि देखो केट, होबोस को लोग चोर और धोखेबाज मानते हैं, उनके उस नजरिए को हवा देने जैसा कोई आर्टिकल लाओ, वो काफी बिकेगा। पर तुम हो कि ये लिखकर लाई हो कि होबोस अच्छे हैं, भले लोग हैं वगैरह वगैरह, ये सब कौन पढ़ेगा बताओ? हमारे न्यूज़पेपर पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और तब सेक्रेटरी किट को शहर का मैप दिखाता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो, होबोस अच्छे लोग नहीं है। यहाँ जिन जगहों को मार्क किया गया ना, वहाँ होबोस रहते हैं। आसपास के इलाकों में जो चोरियां हो रही है वो सब होबोस ही कर रहे हैं, लेकिन इतनी शातिरी से वो काम करते हैं कि आज तक उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तुम भी उनकी असलियत को समझो और उनकी तरफदारी करने वाले आर्टिकल्स मत लिखो। तब उनको एक कॉल आता है और वो तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि असल में रूथी के घर में चोरी हो गई है। किट एक काबिल क्राइम रिपोर्टर की तरह रूथी के पापा से पूछती है कि अंकल, क्या आपने चोर को देखा था, वो कैसा था और आपके घर पर उसने क्या क्या चुराया? वो भी उसको सब बताते हैं। तो किट पूछती है क्या उस चोर के हाथ में कोई टैटू था? वो कहते हैं कि हाँ बेटा, उसके हाथ में वाकई में एक टैटू था, मैंने देखा भी था। तब किट समझ जाती है कि उस दिन मार्केट में जिसने किसी का पर्स मारा था वही है ये चोर, क्योंकि उसके हाथ में किट ने टैटू देख लिया था। फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। चोरी करने के बाद चोर छत से नीचे कूदा था और जमीन पर उसके शूज के निशान होते हैं जिसमें स्टार सिंबल बना होता है। और दोस्तों ये देखकर किट बौखला जाती है क्योंकि ये उसके पापा के शूज के निशान है जो कि उसकी माँ ने विल को दे दिए थे। अब उसे विल पर शक होता है कि कहीं विल ही वो चोर तो नहीं। तो क्या सब सच कहते हैं कि होबोस चोर हैं, बुरे लोग हैं? वेल दोस्तों, अगले दिन जब विल काम पे नहीं आता तो किट का शौक और बढ़ जाता है। तब कैबिनेट आंसर लेटर लेकर आती है तो किट खुश हो जाती है कि जरूर पापा का लेटर होगा, लेकिन वो पापा का नहीं, नानी का लेटर था और किट की खुशी एक ही पल में गायब हो जाती है। स्टर्लिंग की माँ के लिए भी एक लेटर आया होता है। वो चौंक जाती है क्योंकि इतने महीने के बाद वो उम्मीद ही खो चुकी थी कि उसका पति उसे खत लिखेगा या वापस आएगा। स्टर्लिंग लेटर खोलता है और कहता है कि सच में पापा ने लिखा है। और तो और खत के साथ स्टर्लिंग के पापा ने $40 भी भेजे होते हैं और लिखा था कि मुझे नौकरी भी मिल गई है। स्टर्लिंग की माँ तो खुशी से पागल हो जाती है, इसलिए नहीं कि पति ने पैसे भेजे, बल्कि इसलिए कि इतने लंबे समय के बाद पति का खत आया है। और वो इस बात से खुश है कि शुक्र है पति सही सलामत है। लेकिन स्टर्लिंग को उदास बैठा देखकर किट पूछती है क्या हो गया? तो वो बताता है कि असल में लेटर पापा ने नहीं भेजा था। तो दोस्तों हुआ यह था, शहर जाने से पहले उन्होंने इमरजेंसी के तौर पर स्टर्लिंग को $40 दे दिए थे कि अगर कोई और रास्ता ना हो तो इन पैसों से खर्च उठा लेना। लेकिन इतने महीने के बाद जब उनकी कोई खबर नहीं आई तो स्टर्लिंग समझ गया था कि अब पापा नहीं आएंगे। तो वो अपनी माँ की उदासी, उनकी परेशानी देख नहीं पाया, इसलिए पल भर के लिए सही वो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। इसलिए उसने खुद एक खत लिखा और पापा के दिए हुए वो $40 खुद इस पते पे भिजवा दिए। अब एक न एक दिन तो माँ को सच पता चल ही जाएगा, लेकिन कम से कम तब तक वो इस उम्मीद में जीती तो रहेंगी कि पापा सही सलामत हैं और एक दिन लौट आएंगे। उसका दुख किट से देखा नहीं जाता और साथ ही उसे अपने पापा के बारे में भी सोचकर डर लगता है कि कहीं मेरे पापा का भी ऐसा कोई हाल ना हो, उनका भी अभी तक कोई खत नहीं आया, कहीं उनके साथ भी वही ना हुआ हो जो स्टर्लिंग के पापा के साथ हुआ था। फिर भी वो हिम्मत से काम लेती है कि पापा को कुछ नहीं
नहीं होगा, वो जरूर आएंगे। अगले दिन विल काम पे आता है लेकिन लंगड़ा कर चल रहा होता है। इतने में पुलिस आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ही रुचि के घर में चोरी करने आए थे? विल कहता है चोरी नहीं सर, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा चोर नहीं हो तो ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे आई? सर वो कल रात जब मैं सो रहा था तो न जाने क्यों मुझ पर हमला करके मेरे शूज कोई लेकर भाग गया, इसीलिए मैं कल इनके घर पे काम करने नहीं आ पाया। पर पुलिस ऐसे थोड़ी न मानने वाली थी। पुलिस कहती है अगर तुम पे हमला हुआ था तो तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? फिल कहता है कि सर होबोस को यहाँ सभी चोर उचक्के समझते हैं, ऐसे में मैं कंप्लेंट लिखवाने आता भी तो पुलिस मेरा यकीन थोड़ी ना करती। तब वो बताते हैं कि उन शूज को पहनकर ही चोर ने रुथी के घर में चोरी की थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जब तक चोर को हम पकड़ नहीं लेते तुम कहीं नहीं जा सकते, यहीं रहोगे, समझे? इस तरह वो विल को वॉर्न करके जाते हैं। लेकिन उसी रात किट के घर में मार्गरेट ने जिस सेफ बॉक्स में अपने और बाकियों के कीमती सामान रखे हुए थे वो बॉक्स चोरी हो जाता है। मजिशियन पुलिस को पूरा यकीन के साथ बताता है कि मैंने चोर को देखा था और वो कोई और नहीं विल है। किसी को यकीन नहीं होता कि विल ऐसा कर सकता है। तब ये लोग बताते हैं कि उस बॉक्स में हम सभी की कीमती चीजें, गहने वगैरह सारे पैसे थे। मार्गरेट के अलावा बाकी लोग यही कहते हैं कि ऐसे ही होते हैं ये होबोज, हमने तो पहले ही कहा था कि विल पर विश्वास मत करो, वो होबो जो है। तो किट कहती है विल चोर हो ही नहीं सकता सर, रुचि के घर में जिसने चोरी की थी उसके हाथ में एक टैटू था। कुछ दिन पहले मार्केट में भी एक आदमी किसी का पर्स चुरा कर भाग रहा था, उसके हाथ में भी एक टैटू था। विल के हाथ में देखो ऐसा कोई टैटू नहीं है, वो चोर नहीं है। लेकिन मजिशियन इतने यकीन के साथ कहता है कि वो चोर विल ही है तो पुलिस विल के टेंट को चेक करने जाती है। वहाँ मार्गरेट के दिए हुए वो शूज होते हैं जिसके अंदर एक ब्रोच जैसा गहना होता है। उसको ले जाकर वो मार्गरेट और दूसरों को दिखाते हैं तो मिस बॉन्ड कहती है ये तो मेरा है। अब पुलिस को पक्का विश्वास हो जाता है कि विल ही चोर है। ऊपर से विल न जाने कहाँ चला गया था, इसलिए पुलिस उसको ढूंढने में लगी होती है। कुछ दिन के बाद किट के घर पर भी बैंक का नोटिस लग जाता है कि अगर जल्दी उधार नहीं चुकाया तो घर जब्त कर लिया जाएगा। किट अपने टाइपराइटर पर पापा को खत लिख रही होती है कि आप प्लीज जल्दी आ जाइए और उधार चुकाइए पापा, अगर हमारा घर जब्त हो गया तो हमें अंकल हेनरी के घर जाकर रहना पड़ेगा और मुझे उनके घर में कभी नहीं रहना। रोथी अपनी फ्रेंड किट की खातिर अपने पापा से कहती है कि प्लीज उन्हें उधार चुकाने के लिए 1 और महीने की मोहलत दे दीजिए पापा। वो बहुत रोती है तो उसके पापा मान जाते हैं क्योंकि उसके पापा बैंक में ही है ना। इसी बीच उधार चुकाने के लिए किट के साथ मिलकर उसके फ्रेंड्स रूथी और स्टिलिंग भी अंडे बेचने लगते हैं। शुरू में उन्हें इस तरह से अंडा बेचना बड़ा अजीब लगता है, शर्म महसूस होती है, लेकिन जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम में मजा आ जाता है। इसी बीच मजिशियन का वो कजन आ जाता है जिसने खत लिखा था कि होबोज ने उसके पैसे और चीजें चुरा ली, इसीलिए वो मजिशियन के साथ कुछ दिन यहाँ पर रहने के लिए आ रहा था। वो खुद भी एक मजिशियन है और उसके पास तमाशा दिखाने के लिए एक बंदर भी है। वो तमाशा दिखाकर सभी को एंटरटेन करता है जिसकी वजह से सब उसको बड़ा पसंद करते हैं। असल में मजिशियन और उसका कजन सर्कस में काम करते थे, बच्चे काफी एंजॉय करते हैं दोनों को। तब वो कजन उस डांसर को अपना टैटू दिखाकर शो ऑफ कर रहा होता है। असल में दोस्तों देख लीजिए यही वो टैटू है जो उस चोर के हाथ में था। ये देखकर किट की टीम तो चौंक जाती है कि क्या यही है वो असली चोर। तो वो ट्री हाउस में इस बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर कजन चोर है तो जरूर ये मजिशियन भी उसके साथ मिला हुआ होगा। ये दोनों मिलकर ही इस इलाके में नहीं किट के घर में भी चोरी कर चुके हैं। स्टिलिंग कहता है कि हाँ जरूर ये दोनों ही चोर हैं, क्योंकि उस दिन जब सभी अपने गहने कीमती चीजें वगैरह सेफ बॉक्स में रखने के लिए किट की माँ को दे रहे थे तो मजिशियन ने अपना हाथ अंदर डाला था। मुझे तो लगता है कि उसने अपनी कोई चीज अंदर डालते हुए अंदर से मिस बॉन्ड का ब्रोच निकाल लिया था और उसके कजन ने विल पर हमला करके उसके शूज चुराए और उन शूज को पहनकर उसने रूथी के घर में चोरी की और होबोस जैसा ड्रेस पहनकर वो बच निकला और वो भी लंगड़ाते हुए निकला था, क्योंकि उसका प्लान था कि विल पर हमला करूंगा जिसकी वजह से विल भी लंगड़ा कर ही चलेगा। और ऐसा ही हुआ, विल लंगड़ा कर चल रहा था और लोग यही सोचेंगे कि एक होबो रूथी के घर पर चोरी करने आया और लंगड़ाते हुए बच निकला। इस तरह सभी को यकीन हो जाएगा कि लंगड़ाने वाला वो चोर विल ही है, क्योंकि विल के पैर पर उसने चोट कर दी थी। इसके बाद विल को पूरी तरह फंसाने के लिए उसने एविडेंस के तौर पर उन शूज को वापस विल के टेंट में रखा और उसने मिस बॉन्ड का ब्रोच रख दिया। इस तरह दोस्तों ये अपनी बच्चा पार्टी की डिटेक्टिव एजेंसी एकदम सीआईडी की तरह अपना दिमाग लगाकर चोरी का पूरा केस सॉल्व कर देते हैं। इस बीच मजिशियन और उसका कजन कार में कहीं निकल जाते हैं तो मौका पाकर किट और रूथी उनके कमरे में घुसती है। वो स्टिलिंग से कहती है अगर वो दोनों लौट आए तो हमें सिग्नल दे देना, जल्दी हम बाहर चले जाएंगे। अब किट और रूथी ट्री हाउस से मजिशियन के कमरे में घुसती हैं, हर तरफ छान मारकर आखिर उस बॉक्स को ढूंढ लेती हैं जिसके अंदर इनके सारे कीमती चीजें होते हैं। यहाँ तक कि रूथी के घर से चुराई हुई चीजें भी उसमें होती है। इतना ही नहीं, जिन जगहों से उन्होंने चोरी की थी उन टाउन्स के नाम भी लिखे होते हैं। मतलब अब तक इस टाउन में जो चोरियां हुई हैं वो सब कर रहे थे ये मजिशियन और उसका कजन। ये लोग हर टाउन में इस तरह चोरी करके वहाँ पर रह रहे बेगुनाह होबोस पर इल्जाम लगाकर उस टाउन से निकल जाते थे। ये है इनका चोरी करके बच निकलने का तरीका दोस्तों। इस बीच अचानक मजिशियन और उसका कजन लौट आते हैं। स्टिलिंग को सिटी बजाकर किट और रूथी को सिग्नल करना था, लेकिन सिटी फिसल कर नीचे गिर जाती है। वो चिल्ला भी नहीं सकता वरना वो दोनों जान जाएंगे, इसीलिए
वो एक सिंगल शॉट से पत्थर मारता है जो कि बेड पर गिर जाता है। रुथी बाय चांस उस पत्थर को देख लेती है और दोनों खिड़की से देखती हैं तो स्टिलिंग हाथ हिला रहा होता है, लेकिन इतने में वो दोनों दरवाजा खोल कर अंदर आ जाते हैं। डर के मारे स्टिलिंग बेहोश होकर गिर जाता है। यहाँ ये दोनों एक जगह पर छुप जाती हैं। असल में ये चोर एक मैप लेने आए थे। अब तक इन्होंने जहाँ जहाँ चोरियां की वहाँ किसी सीक्रेट जगह पर उस माल को छुपा के रखा हुआ था। उन जगहों को उस मैप में मार्क किया गया था, उसी को लेने वो वापस आए थे और बिना मैप के वो माल नहीं निकाल पाएंगे। तब कजन देख लेता है कि बॉक्स खुला हुआ है, लेकिन मजिशियन कहता है हम ही ने गलती से खोल दिया होगा यार, तुम पहले मैप को ढूंढो। कजन कहता है मैं भूल गया कि मैप कहाँ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मजिशियन चिढ़ जाता है कि अबे भुलक्कड़ कहीं कि अगर मैप नहीं मिला तो तुझे मार डालूंगा, जल्दी ढूंढ। अचानक वो कहता है हाँ याद आ गया, कहकर वो अपने शूज से मैप निकाल कर देता है और तब मजिशियन कहता है तुम सारी चीजें बॉक्स में डालकर ट्रेन से निकल जाओ, मैं तुम्हारा बंदर लेकर अगले हफ्ते आऊंगा। अगर दोनों साथ निकलेंगे तो इन लोगों को शक हो जाएगा और पुलिस ने पकड़ लिया तो बस जेल हो जाएगी। दोनों बॉक्स को लेकर निकल ही रहे होते हैं कि कजन कहता है मेरा कोट खो गया है। वो अलमारी में ढूंढने जाता है तो मजिशियन कहता है कि अबे तेरी याददाश्त को क्या हो गया, तेरा कोट पीछे है। वो भी मुड़कर अपना कोट निकाल लेता है। उसके पीछे ये बच्चे होते हैं लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं देता। फिर दोनों बॉक्स लेकर निकल जाते हैं। किट कहती है मैं दूसरे रास्ते से जाकर उनकी कार में छुप जाती हूँ। वो दोनों रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और शाम 4 बजे से पहले तो अपने टाउन के स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं आती। हमारे पास काफी टाइम होगा दोनों को पकड़ने के लिए, तब तक तुम पुलिस को बुला देना और वहीं स्टेशन लेकर आ जाना। घर से ट्री हाउस को कनेक्ट करने वाला एक पेड़ होता है जिस पर चढ़कर वो ट्री हाउस में जाकर स्टिलिंग को सब समझा देती है। फिर पापा का एक पुराना कैमरा लेकर वो जल्दी से मजिशियन की कार में पीछे की सीट पर बैठ जाती है और वहाँ एक चादर होता है जिसे ओढ़कर वो वहीं छुप जाती है। दोनों चोर उस बॉक्स को डिक्की में रखकर कार में वहां से निकल जाते हैं। अब उनके जाने के ठीक बाद मिस बॉन्ड आती है और रूथी और स्टिलिंग उनको बताते हैं कि असली चोर तो मजिशियन और उसका कजन है और किट उनकी कार में बैठकर गई हुई है। सुनकर मिस बॉन्ड तुरंत घर के अंदर जाकर पुलिस को कॉल करती है और इन दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाकर सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। वैसे मिस बॉन्ड को ठीक से गाड़ी चलाना तो नहीं आता, ब्रेक नाम की चीज उन्होंने कभी शायद देखी नहीं। हाई स्पीड में बच्चे डोलने लगते हैं और मोबाइल लाइब्रेरी के बुक्स उड़कर सड़क पर गिरने लगते हैं। दूसरी ओर चोर दोस्तों स्पॉट पर पहुंच गए होते हैं जहां मैप के जरिए वो उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर इन्होंने चोरी का माल छुपा के रखा हुआ है। दोनों हर जगह गड्ढा खोदते हैं। शायद कजन ये भी भूल गया था कि माल उसने कहां छुपाया हुआ था। इस बीच मिस बॉन्ड और बच्चे रास्ते में मजिशियन की कार देखकर रुक जाते हैं। मिस बॉन्ड कहती है बच्चों तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देखती हूँ कि वो दोनों कर क्या रहे हैं। कहकर वो अकेले जंगल के अंदर जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद रूथी और स्टिलिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ किट छुपकर उन दोनों की फोटोज खींच रही होती है। इतने में स्टिलिंग और रूथी आ जाते हैं तो किट पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा था ना। वो कहते हैं कि हमने मिस बॉन्ड को सब बता दिया, उन्होंने तुम्हारे घर से पुलिस को कॉल भी किया था। किट चौंक कर कहती है मेरे घर का फोन तो कब का बंद हो चुका था, हमने बिल नहीं भरा था। और तब वो देखते हैं कि मिस बॉन्ड उन चोरों के पास जाकर उनसे घुल मिलकर बातें कर रही है। देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि मिस बॉन्ड भी इन दोनों के साथ मिली हुई है और वो तीनों प्लान करके ही किट के घर में भाड़े पे आए थे। अब किट बनाती एक प्लान और वो कुछ दूर जाकर चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया और अब मैं पुलिस को खबर देने के लिए जा रही हूँ। सुनकर वो तीनों किट का पीछा करने लग जाते हैं। इसी बीच रूथी भी चिल्लाती है कि मैंने भी देख लिया, अब मुझे पकड़ो जरा। अब वो रूथी का पीछा करते हैं। इस तरह ये लोग गोल गोल घुमाकर इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसी बीच स्टिलिंग उस बॉक्स को लेकर निकल जाता है और आखिर ये तीनों बच्चे बॉक्स लेकर वहां से बच निकलते हैं। लेकिन वो लोग तो इनके पीछे पड़ जाते हैं और तब वहां पर विल आता है और ये लोग उसको बताते हैं कि अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, हमने असली चोर का पता लगा लिया है। मजिशियन, उसका कजन और मिस बॉन्ड ये तीनों मिलकर ही चोरी करते हैं। अब मजिशियन की टीम से इनको बचाने के लिए विल उन्हें अपने टेंट में लेकर जाता है। मजिशियन की टीम भी होबोस की जगह पर पहुंच जाते हैं और शेल्टन से उन 3 बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो शेल्टन को पैसों का लालच भी देते हैं, लेकिन इसी बीच टेंट के अंदर से स्टिलिंग छींक देता है। अब वो बच्चों को पकड़कर खींच ले जाने की कोशिश करते हैं। वो बॉक्स छीनने की कोशिश करते हैं तो वहां रहने वाले होबोस उनको घेर लेते हैं। तब मिस बॉन्ड एक हथियार से मजिशियन के कजन के सर पे दे मार देती है। दोस्तों असल में ये मिस बॉन्ड अच्छी औरत है और वो रॉबिन हुड से इंस्पायर होकर अमीर लोगों को लूटकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती है। इस इरादे से वो इनके गैंग में शामिल हुई थी, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये लोग गरीबों को कुछ नहीं देते, इसीलिए वो इन दोनों को होबोस के हवाले कर देती है। होबोस बड़े खुश होते हैं क्योंकि इतने दिन ये दोनों चोरी करके उन पर इल्जाम जो लगा रहे थे, उन्हें बदनाम जो कर रहे थे, तो आखिर असली चोर पकड़ा जाता है। वो विल से पूछते हैं कि काउंटी कहाँ पर है। विल कहता है मुझे माफ कर दीजिए, आज तक मैंने तुम दोनों से एक बात छुपा कर रखी थी, असल में काउंटी लड़का नहीं लड़की है। तब एक छोटी लड़की गाउन पहनकर सामने आती है। ये लोग चौंक जाते हैं कि क्या ये काउंटी है। असल में लोग छोटी लड़कियों को काम नहीं देते थे और इतने दिन विल के साथ मिलकर वो किट के घर में काम कर रही थी। वैसे दोस्तों ये चुटकी कोई और नहीं
एक्टर विल स्मिथ की बेटी है विलो स्मिथ, फिर मजिशियन उसके कजन, और इतने दिन उनका साथ देने के लिए मिस बॉन्ड को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में भी खबर छपती है कि इस इलाके के 3 बच्चों ने मिलकर 3 बड़े चोरों को पकड़ा। पर किट को अभी भी दुख है दोस्तों कि उसके पापा नहीं आए। अगले सीन में थैंक्स गिविंग का सेलिब्रेशन होता है। विल और दूसरे होबोस किट के घर पर आते हैं और सभी खूब एंजॉय करते हैं। तब बाहर कोई आवाज सुनकर किट आती है तो उसके पापा आए होते हैं। किट बड़ी खुश होते लेकिन झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, इतनी देर के बाद आए आप। पर अंदर ही अंदर वो बड़ी खुश भी होती है। मार्गरेट भी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इतने दिन से वो जैसे नाम के लिए जी रही थी। एकदम मायूस हो चुकी थी वो कि उसका छोटा सा परिवार बिखर गया। वो भी खुशी के मारे अपने पति को गले लगा लेती है। किट के पापा दोनों को हिम्मत देते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं कोई छोटा सा काम कर लूंगा और हम करीब ही सही लेकिन साथ रहेंगे। तब जाकर किट और मार्गरेट को चैन आता है। फिर सभी मिलकर थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट करते हैं। स्टिलिंग ने काउंटी को पढ़ाना सिखा दिया था। होबोस भी काफी प्राउड फील करते हैं कि उनके ग्रुप में पहली बार कोई लड़की पढ़ना जान गई है। तब वहाँ पर एडिटर आ जाता है। वो बताता है कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किट और उसके दोस्तों ने मिलकर चोरों को पकड़ा था और अब वो समझ गया है कि होबोस चोर नहीं है। इसलिए उसने किट का दिया हुआ वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें उसने होबोस के बारे में सच्चाई लिखी हुई थी कि वो कितने मेहनती, कितने अच्छे लोग होते हैं। वो कहता है कि हमारी न्यूज एजेंसी को तुम जैसे यंग रिपोर्टर्स की भी सख्त जरूरत है। तुम मुझे जो भी आर्टिकल्स दोगी उसके लिए मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। किट को और क्या चाहिए था। बड़ी खुश होती है वो कि अब वो भी पैसे कमाएगी तो घर की हालात जल्दी सुधर जाएगी। उसके पापा उसे उठा लेते हैं और बहुत ही प्राउड फील करते हैं। अगले सीन में किट के डिटेक्टिव क्लब में एक नई मेंबर ज्वाइन होती है। वो कोई और नहीं काउंटी है दोस्तों। और मजिशियन का कजन जो बंदर छोड़ गया था वो काफी मस्ती करता है, यहाँ तक कि उसने फोटो खींचना तक सीख लिया था। वो इन चारों की ग्रुप फोटो क्लिक करता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ होती है ये मूवी यहाँ पर खत्म। अब आप बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।